नमस्ते दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अरे ओ भाभी, भाभी कहाँ मर गई हो? यह कहकर एक जोरदार चाटा विवेक ने शालू के गाल पर जड़ दिया। चाटा इतनी जोर का था कि शालू जमीन पर ही गिर पड़ी। तभी घर के सभी लोग वहाँ हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। शालू बोली, क्या हुआ विवेक? क्या गलती हो गई मुझसे जो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है। मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, पर तुमने नहीं किया। पूरा दिन बस घर में घूमने और खाना और काम ही क्या करती हो तुम? भैया तो चले गए इस जंजाल को छोड़कर और हमारे गले बांध गए। सालू बोली, अभी कर देती हूँ विवेक, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक प्रेस ही तो करनी है। माँ जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, इसीलिए भूल गई थी। अब रुक्मणी जी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी बोली, हाँ जैसे पता नहीं। पूरे दिन ही मेरी ही सेवा में लगी रहती है तू। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो गई थी, इसीलिए भूल गई। पूरा दिन बस यही काम तो है तेरा। पहले काम न करना, फिर बहाना तैयार रखना और सारा दिन चढ़ना। कितने छोटे थे विवेक और शिवानी जब शालू इस घर में बहू बनकर आई थी। सास की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए शालू के पति और घर के बड़े बेटे दिनेश की जल्दी शादी कर दी थी ताकि बहू आकर घर संभाल सके। शालू ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी। अपने देवर और ननंद को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया था, पर आज वही देवर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है। क्या किसी को आज उसका समर्पण याद नहीं? लगभग 8 साल पहले दिनेश की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और तभी से सालू बस इस घर की एक नौकरानी मात्र ही बनकर रह गई। सालू की एक बेटी है, रिया, जिसे अपनी माँ से ज़्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बड़ी दुखियारी है बेचारी शालू। पूरे दिन घर का काम करती है और देवर सास ननंद सभी की फरमाइश को भी पूरा करती है। तब भी उन लोगों को शर्म नहीं आती कि इसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो। सालू ने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया था। एक रोज वह अपना पूरा काम खत्म कर खाना खाने बैठी ही थी कि किसी ने एक लात मारकर उसके आगे से सारा खाना बिखेर दिया। और जब वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो शिवानी गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। और फिर शिवानी कहती है, जब देखो तब रोटी ही तोड़ती रहती है। मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर भैंस जैसी बनती जा रही है। तुझे चढ़ने के अलावा और कुछ काम भी है? दिन भर करती ही क्या है तू? मैंने कहा था तुझे कि मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर देना और मेरे कमरे की अच्छे से सफाई कर देना, पर तुझे याद ही कहाँ रहता है, क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। सालू बोली, शिवानी तुम मेरा सम्मान तो नहीं करती, पर अन्न का तो सम्मान करो कम से कम। खाने को कोई ऐसे पाँव लगाता है क्या? सालू का इतना कहना हुआ ही था कि शिवानी ने एक जोर का चाटा उसके गाल पर जड़ दिया, जबकि सालू शिवानी की बड़ी भाभी लगती थी। शिवानी बोली, अगर आगे से कभी मेरे से जुबान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी तुझे यहीं और हाथ पैर तोड़ूंगी अलग से। और सुन जरा, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरा कमरे की सफाई कर देना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सालू रोते रोते हुए बोली, लेकिन इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा शिवानी, और सुबह 4:30 बजे उठना भी होता है मुझे, और अगर रात को आराम नहीं करूँगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊँगी? शिवानी झल्ला उठी, अगर एक रात नहीं सोओगी तो मर नहीं जाओगी तुम, और यह तुम्हारी सजा भी होगी मेरी बात ना मानने की। सालू बिना कुछ कहे ही शिवानी के कमरे में चली जाती है। शिवानी के अपनी माँ के कमरे में जाने से सालू की बेटी रिया, जो कि हर रोज अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से बोली, मैं कहाँ सोऊंगी दादी? रुक्मणी जी बोली, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, तू भी अपनी माँ के पास जाकर सो जा। रिया ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास चली जाती है
तो रिया देखती है कि माँ अपने कमरे में नहीं है। इधर शिवानी के कमरे में सालू सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है कि आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने को छोड़ गए। काश मुझे भी अपने साथ ले गए होते तो आज यह दिन न देखने पड़ते। मैं आज जिंदा हूँ तो अपनी बेटी रिया के लिए, नहीं तो आज जो कुछ भी सह रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए। लेकिन आप जानते हो कि वह भी मुझसे बात नहीं करती है, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसी वजह से उसे इस घर में सब प्यार तो करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। मेरा क्या, मैं तो काट ही रही हूँ जैसे तैसे जीवन। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है फिर तो वह मुझसे दूर ही भली है, वरना मेरे साथ उसे भी यह लोग नौकरानी बना देंगे। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहा है मेरी। जो मुझसे प्यार करते थे उन सभी को मुझसे दूर कर दिया, पहले आपको, फिर पापा जी के चले जाने के बाद मेरा इस घर में अब कोई नहीं है। मैं सिर्फ इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। पर यह सब भी मैं सहूँगी, क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह डॉक्टर बनना चाहती है और उसे मैं डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला तो करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा है कि यह उसके चाचा ने करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, बस रिया का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार रिया की ज़िंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह शिवानी जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही है। शिवानी को सालू की हालत पर जरा भी तरस नहीं आता और उसे कुर्सी से गिरा देती है और कहती है, महारानी इतना भी काम नहीं किया तूने जो इतनी देर तक सो रही हो। अब जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ। सालू कॉफ़ी बनाने के लिए रसोई में चली जाती है कि विवेक अपना नाश्ता, रुक्मणी जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगते हैं। अब शालू फटाफट कॉफ़ी का दूध चढ़ाकर रुक्मणी जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वह रसोई में वापस आती है तो देखती है रिया कॉफ़ी बनाकर शिवानी के लिए ले जा रही थी। सालू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन रिया अपनी माँ से एक शब्द भी नहीं कहती। वह जब कॉफ़ी लेकर शिवानी के कमरे में जाती है तो शिवानी भी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास नहीं सोने दिया, इसीलिए नाराज हो गई। रिया बोली, बुआ आपके लिए कॉफ़ी लाने से मेरी नाराज़गी कैसे दिख गई आपको? शिवानी बोली, यह जो तू अपनी माँ की मदद कर रही है जिससे दादी को गुस्सा आ जाए। शिवानी बोली, इसलिए ऐसा कहा मैंने। रिया बोली, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? उसकी बुआ कहती है, पर माँ जब तेरी माँ जैसी हो तब बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है। एक बार जो उसकी मदद कर दी ना तूने, फिर तो सारे काम तेरे से ही कराएगी। फिर वह कुछ नहीं करेगी महारानी। रिया कुछ नहीं कहती और वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती है। नाश्ता बनाने में शालू जब प्याज आधा काट कर सब्जी चलाने जाती है तो रिया बाकी का प्याज काट देती थी। जब सालू आटा परात में निकाल कर रखती तो रिया उसे गूंथने लगती, लेकिन इस पर सालू को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, इन सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यह सब करने के लिए मैं हूँ। रिया अपनी माँ से कहती है, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से ही करूँगी। यह कहकर रिया वापस से आटा गूंथने लगती है। इस बार सालू उसे खींचती हुई सिंक के पास ले जाती है और उसके हाथ धुलाने लगती है और कहती है, चुपचाप यहाँ से चली जा, ज़्यादा मेरे से चिपकने की ज़रूरत नहीं है तुझे, अपना काम कर, बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। सालू के ऐसे रवैये को देखकर रिया वहाँ से फिलहाल तो चली जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती। सालू की मदद करने से सब घरवाले रिया के पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन सालू रिया को एक चाटा मारती है, क्योंकि उस दिन वह अपनी पढ़ाई छोड़कर घर का पोंछा लगा रही थी।
सालू ने कहा, किसने कहा तुझे यह सब करने को? जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? रिया बोली, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती हूँ, समझी तू? बड़ी आई मेरी बेटी बनने वाली, आज के बाद कभी मेरे पास भी मत भटकना। रुक्मणी जी बोली, देखा बेटी, मैं ना कहती थी कि यह ऐसी ही है, पर न जाने तुझे अचानक से क्या हो गया है जो अपनी माँ के इर्द गिर्द मंडराने लगी है। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा। यह औरत किसी के प्यार के लायक नहीं है। फिर रिया को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन फिर भी रिया अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। सालू हैरान थी, आखिर इसे हो क्या गया है? कितना डांटा कल, पर फिर भी मेरे ही आजू बाजू घूम रही है। एक दिन सालू में तेज बुखार में ही काम किए जा रही थी। दोपहर को सबके खाने के बाद वह अपने कमरे में लेटने चली जाती है। बुखार ज़्यादा होने के कारण वह सो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके सर पर एक ठंडी छुअन का एहसास होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखती है रिया बैठी हुई उसके सर पर पानी की पट्टियां रख रही है और उसे अपने इतने करीब देखकर सालू तुरंत उठकर बैठ जाती है और रिया से कहती है, तू क्या कर रही है यहाँ पर किसने कहा तुझे यह सब करने के लिए? मैंने कितनी बार बोला है मेरे से दूर रह, तुझे समझ नहीं आता क्या? अरे मरूंगी नहीं मैं, और ना ही तेरी इस सेवा की भूखी हूँ, चली जा यहाँ से। अब रिया अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। रिया का ऐसा रोना सालू के बाहरी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर कहती है कि यह सब क्या नाटक है। रिया बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ ही नहीं पाई और इस घर में आप पर हुए अत्याचारों को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से होश संभाला है दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई ही करते देखा है। दादी ने तो यह भी कहा था कि पापा को आपने ही मारा है और तभी से आपसे नफरत हो गई मुझे। सालू कहती है, तो आज अब वह नफरत कहाँ गई? रिया, ऐसा क्या देख लिया तूने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? तब रिया बोली, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी और इसीलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया था। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुँच गई, जहाँ आपकी सारी बातें मैंने सुन ली थी, जो आप पापा को याद करके कह रही थी। आप इतने अत्याचार इसीलिए सह रही हैं ताकि मैं खुश रहूं। सच ही कहते हैं लोग, माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज रिया की बात सुनकर सालू को ऐसा लगा मानो बरसों पुराना घाव सूख गया हो, उसकी अब टीस नहीं रही। सालू बोली, बेटा, मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी विवेक और शिवानी की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी, यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी। पर आज देखो, जब चाहे तब मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं ये लोग। यह सब मैं तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी मेरी तरह बना देगा, इसीलिए पहले जैसी रहती थी अब भी वैसे ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। जो मैंने भी इनको इनकी जुबान में सबक नहीं सिखाया तो कहना। बेटा, यह सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे डॉक्टरी का आखिरी साल चल रहा है, इसे यूं बर्बाद मत कर। रिया कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाती रही। एक दिन रिया आकर सालू से कहती है, माँ, मैं डॉक्टर बन गई और एक खुशी की बात बताऊं? तो उसकी माँ बोली, रुक अभी रुक, रात को बताना। इतने में रिया की बुआ शिवानी वहाँ आ जाती है। देखो माँ, मैं ना कहती थी ये दोनों माँ बेटी कुछ खिचड़ी पका रही हैं और इन्हें लगा हमें उल्लू बना देंगी। रुक्मणी जी बोली,
आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बन सकती है? अच्छा हुआ, अब यह भी अपनी माँ की तरह काम करेगी। तब रिया बोली, दादी आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी? चुड़ैल? उस हिसाब से तो आप भी चुड़ैल की दादी हुई ना। और अब से माँ की जगह आप सब लोग काम करोगे, मेरी माँ नहीं, समझे? और मम्मी, आप इन लोगों के साथ कोई नरमी मत बरतना, और जो यह लोग काम करने में आनाकानी करे तो दे देना एक जोर का चाटा, जैसे ये लोग आपको देते आए हैं। सालू अपनी बेटी से कहती है, यह क्या बोल रही है तू? बड़े छोटों का तो लिहाज कर। विवेक बोला, लिहाज? खुद इसके कान भरकर अब नाटक कर रही है। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तब रिया बोली, खबरदार, जो चाचू आपने मम्मी को हाथ भी लगाया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब छोटी सी लड़की अपने चाचू को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पुलिस अंदर आ जाती है और विवेक को पकड़ लेती है। रुक्मणी जी बोली, पुलिस? अरे यह सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? रिया बोली, अरे दादी, आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब यह घर मेरी माँ का है। विवेक बोला, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ, वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है। रुक्मणी जी बोली, ठीक कहते हो बेटा, रहे ये है माँ बेटी अकेला, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। विवेक बोला, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? मैं तो विनीता के पास रहने जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई बनाने के लिए कह ही रहे थे। अब तो और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना खुद देख लीजिए। मुझे अब इस घर के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। शायद पुलिस को देखकर विवेक के होश उड़ गए थे, तो उसने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। रुक्मणी जी और शिवानी चुपचाप खड़ी होकर यह सब सुन रही थी कि विवेक एकदम से कितना बदल गया है, और अब क्या ही बोले वे दोनों जब अपना ही सिक्का खोटा हो। तब रिया बोली, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे जिस औरत ने बचपन से ही इन्हें संभाला, जब वह उस औरत पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही है। अब आप लोगों का क्या कहना है? करेंगे मेरी माँ की सेवा या यहीं सड़क पर रहेंगे? तभी सालू बोली, नहीं लेनी है मुझे किसी की सेवा, और ना ही मुझे किसी को निकालना है घर से। आखिर ये कहाँ जाएंगे बेटा? हम वैसे नहीं हैं जो मजबूरों का फ़ायदा उठाएं। तू भी है सब छोड़ दे बेटा, हम सब इसी घर में रहेंगे अब। बस मैं इन्हें अपना परिवार नहीं कह पाऊंगी कभी। मेरे लिए तो तू ही काफ़ी है रिया। रिया बोली, देखा दादी, कितना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, फिर भी माँ से आप लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा। लेकिन याद रखना, अपने किए का इसी जन्म में भोग कर जाना पड़ता है दादी। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वह आपको आपकी करने की सजा जरूर देगा। फिर कुछ दिनों बाद विवेक घर लौट आता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे पता चल गया है, जहाँ अपनों का साथ नहीं होता वहाँ कुत्तों सी जिंदगी हो जाती है। विनीता के पापा के लिए तो मैं एक पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर जब चाहे हाथ उठा देते थे। रुक्मणी जी बोली, पर तू भी तो अपनी भाभी के साथ यही करता था ना? जब तेरे साथ ऐसा हुआ तब पूंछ हिलाता हुआ चला आया। अब चला जा यहाँ से। क्यों आया है यहाँ? तू तो एक पल में ही छोड़कर चला गया था ना यहाँ से। अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम दोनों माँ बेटी कहीं सड़क पर भटक रहे होते। अब तू जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। यह सब सालू पीछे खड़ी हुई सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। अब सास और ननंद इस घर में रहती हैं, लेकिन एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों की तरह रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।